अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हुकूमत मौजूदा बहरानों और अपनी मुश्किलात का जिम्मेदार साबिका हुकूमत को करार दे रही है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान टांग पर टांग रखकर बैठे रहे और कुछ नहीं किया। गैस और बिजली के मामले में बदतरीन गफलत की गई, एक भी ईंट अवामी तरक्की के लिए नहीं लगाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार पर पूरी कुव्वत के साथ बिठाया गया और इन्होंने पाक फौज की कोशिशों को जाया किया। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा मुनाफिक और मोहसिनकुश और नाशुक्र इंसान, बेदीदा इंसान नहीं देखा। इससे बड़ा मोहसिनकुश पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। साबिक सरपरस्तार जनरल बाजवा ने किस तरह उनकी मदद की, उस इदारे ने तमाम काविशें जो हैं वो झोंक दी कि इमरान नियाजी कामयाब हो और उसके जरिए पाकिस्तान तरक्की के सफर पे आगे बढ़े। 4 साल पूरी सपोर्ट के बगैर वो एक बदतरीन नाकाम वजीर आजम निकला। पिछली हुकूमत ने गैस और बिजली के मंसूबों में बदतरीन गफलत की। ये शख्स टांग पे टांग रख कर बैठा रहा। सीपैक का इमरान नियाजी ने जनाजा निकाल दिया। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत अभी भी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रही है। खासतौर पर मुआशी सूरत हाल खासी परेशान कुन है। महंगाई की ऊंची शरह बदस्तूर है। आज विफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक साल के पहले ही हफ्ते 23 अशियाए जरूरत की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसमें रोटी, सब्जियां, दालें, चावल और दूध शामिल है। गोश्त और आटे की जो कीमत है और पिछले चंद हफ्तों से जो हाल है, ये तो आवाम की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। सालाना बुनियादों पर जो महंगाई की शरह वो भी 30% से ऊपर है। इंटरबैंक में आज भी डॉलर 13 पैसे महंगा हुआ है। जरा मुबादला के जखायर आखिरी हदों को छू रहे हैं। पाकिस्तान के IMF के साथ मामलात पर एक बड़ा सवालिया निशान तो है। मौजूदा और साबका वजीर खजाना के दरमियान लफ्जी जंग, मुआशी तरजीहात और यकसुई पर भी सवालात उठा रही है। लेकिन हुकूमती दावा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कहा कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से उन्होंने खुद बात की है और IMF ने पाकिस्तान वफ्द भेजने का इरादा जाहिर कर दिया है। क्या मुल्क इन मुश्किल हालात से निकल आएगा? क्या इन बहरानों की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की वाकई तहरीक इंसाफ की हुकूमत है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ पंजाब के जो वजीर आला के एतमाद का वोट है, उसका मामला जूं का तू है। तहरीक इंसाफ हुकूमत तोड़ने के लिए बेचैन नजर आ रही है। रोजनामा एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की, जिसमें असेंबली की तहलील में ताखीर होने पर इस्तीफे देने का फैसला किया गया है। काफ लीग और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात पर भी सवाल आते हैं। अगरचे परवेज अलाई का यह कहना है कि इमरान खान उनकी बात माइंड नहीं करते, क्योंकि बाद में वो दुरुस्त निकल आती है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने कुछ सहाफियों के साथ मुलाकात में यह दावा भी किया कि इस एतमाद के वोट में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। अब कुछ MPs पहले ही परवेज अलाई की हिमायत ना करने का ऐलान कर चुके हैं। क्या तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान एतमाद के वोट के मामले पर राय तकसीम है और क्या एतमाद का वोट लेने में इन्हें मुश्किलात हैं? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में दीगर मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर खजाना सेनेटर जनाब शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मुआशी सूरत हाल है और जो कुछ बातें आज शहबाज शरीफ साहब ने की हैं, मैं चाहता हूं जरा उनसे बात कर लें। शौकत तरीन साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो हमने पिछले कुछ 4-5 दिनों में बहस देखी है, जिसमें हुकूमत अपनी तमाम तर खराबियों का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा मुश्किलात हैं उनका जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करार दे रहे, और आज तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने, फौज ने मदद की, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सके। इन स्टेटमेंट्स को, इस बहस को आप किस तरह से देखते हैं? इस पर हम बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि आदाद और शुमार जो हैं वो ज्यादा तरीके से समझा सकते हैं। इन्होंने, हम जब अप्रैल में गए तो मई के बीच में 22 मई को इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे छापा। इकोनॉमिक सर्वे के बीच में इन्होंने खुद दस्तखत किए। इनकी हुकूमत थी और उसने कहा पिछले 2 सालों में 17 साल में सबसे ज्यादा तरक्की हुई, हर शोबे में तरक्की हुई। उसके बीच में एग्रीकल्चर में रिकॉर्ड तरक्की हुई 4.4। GDP की जो है वो 5.74 और फिर 6%। फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है 7.2, लेकिन लार्ज स्केल 11.7। इसी तरीके से सर्विसेज, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड टैक्सेस, ये रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड टैक्सेस, ये सारे छाप चुके हैं ये
कि किस मुंह से इस किस्म के झूठ बोलते हैं। अच्छा। मुझे समझ नहीं आती कि इतने मतलब मुक्तदर लोग हैं, तो जब आपने साइन कर दिए हैं और आपने वो जो आदाद और शुमार हमने नहीं छापे, आपने छापे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं हम फेल हो गए हैं? और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने जब संभाला तो डॉलर 182 पे हम छोड़ के आए थे। हमारी जो अफराद रिजर्व थी 12.2% थी, और जो आपकी SPI है वो 14% थी। अब क्या है? अब वो 27% जो टच करके 25% पे तो अफराद रिजर्व है। ठीक। और रुपया आपका जो है जो ब्लैक मार्केट में जो बिक रहा है, जो हमारे में तो फर्क ही 1-2 रुपए का होता था, 268 रुपए पे बिक रहा है। और उसके बाद इन्फ्लेशन आपको मैंने बता दिया, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। अच्छा। लास्ट जो अभी आपकी एक्सपोर्ट की फिगर आई है दिसंबर में, वो 16.6% नेगेटिव ग्रोथ है एक्सपोर्ट की। हम 28% ग्रोथ छोड़ के गए थे। आपकी जो है अपनी जो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी है वो प्रॉबेबली नेगेटिव में जा रही है। तो ये किस 9 महीने भी गुजर गए हैं। अच्छा। इतनी देर आप जनाब हमारे सर पे बैंड बजाओगे यार? अच्छा, मगर आज उन्होंने तरीन साहब एक बड़ा स्पेसिफिक कहा, उन्होंने कहा आपने चीन को बड़ा नाराज किया, $60 अरब की वो सरमायाकारी जो है उसको जाया किया गया, चीनी कंपनियों पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए। ये इल्जाम जो है वो क्यों लगाया जा रहा है? देखिए जी, वो इसलिए लगाया जा रहा है कि और इनको कुछ कहने की कोई बात नहीं। मैं लास्ट जो हम 2 फरवरी में हम गए थे जाके एक दौरा किया था चीन का, मैं उधर था और मैंने जो अपना प्राइम मिनिस्टर जी के साथ भी था और चेयरमैन शी के साथ भी मैं मीटिंग बहुत ही अच्छे माहौल में हुई। हमने उनको कहा कि ये जो कोविड की वजह से काफी एक किस्म का ठहराव आया था फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन में, और एक आधा इंसिडेंट भी हो गया था। आपको मालूम है कि उनका कोई 1-2 लोग शहीद हो गए जो मारे गए थे, तो उसकी वजह से भी था। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि आप बताएं आप चाहते क्या हैं। हमने 4 एरियाज उनको बताए कि हमें जेनेरिकली इन 4 चीजों में, जिसमें ज़राअत भी थी, जिसके बीच हमने कहा कि आप SCGs में अपने फैक्ट्रियां भी लगाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा IT में हमें हेल्प करेंगे और हमारा बैलेंस पेमेंट जो है उसको ठीक करने की कोशिश। तो प्रेसिडेंट शी ने कहा हम आप जितना एक्सपेक्ट करें हम उससे बढ़ के आपकी मदद करेंगे। अच्छा। ये कहाँ की पतली बातें करते रहते हैं कि जी हमने वो ठीक नहीं किया। अच्छा। अच्छा, आज उन्होंने एक और जो बात हुई वो ये कि IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी फोन पर गुफ्तगू हुई और उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहदे तोड़े और प्राइम मिनिस्टर ने टीम भेजने की दरख्वास्त की, जिस पर उन्होंने कहा कि 3-4 दिन के अंदर टीम आ जाएगी। ये IMF के साथ जो हमारे मामलात हैं, इस पर आप क्या समझते हैं, क्यों वजीर आजम को IMF की मैनेजमेंट डायरेक्टर को फोन करने की जरूरत पेश आई? इसलिए पेश आई कि इन्होंने उनके साथ जो वादे किए हैं 7th 8th रिव्यू में वो पूरे नहीं कर रहे। इन्होंने उनको कहा कि हम जनाब, और हमने इनको बजट के वक्त में कहा कि आप इतने सख्त जो ये कंडीशनैलिटीज हैं इसको मत इसमें अग्री करें। हम जो छोड़ के गए थे 6th रिव्यू के बाद, हम छोड़ के गए थे कि हम सिर्फ 2.5 रुपए जो है वो बिजली की कीमत बढ़ाएंगे। इन्होंने 7 रुपए और 85 पैसे इनके साथ वो एग्रीमेंट कर दिया। 45% गैस पे कर दिया। 850 अरब रुपए के इन्होंने कहा हम PDL लगाएंगे, पेट्रोलियम लेवी, और कहा 750 के हम प्रोविंशियल जो है सरप्लसेस डालेंगे। ये सारा कुछ अच्छा। और सबसे बड़ा जो इन्होंने बात की, इससे जो गलत हो गई, वो ये इन्होंने कहा कि हम 6.6 और ये तो कह रहे थे 7% जो है वो फिस्कल डेफिसिट है, उसको 4.6 पे लेके आ जाएंगे, जिसका मतलब है कि तकरीबन 1600 अरब रुपया ये एक्सपेंस काटेंगे या रेवेन्यू बढ़ाएंगे। ठीक। अब हुआ क्या? अब हुआ ये है कि पहले 6 महीनों के बल्कि 5 महीनों के अंदर जो इन्होंने 4-4.5 बिलियन की इन्होंने फिस्कल डेफिसिट करना था, वो 1250 हो गया है। 800 बिलियन का 700, 800 बिलियन का डेफिसिट, मतलब एक खसारा आ गया है। तो उन्होंने कहा है भाईजान, अभी तो जुमा अभी कुछ दिन ही नहीं हुआ आपको, ये जो हमने पैसे दिए आपको और आपने हमारा मुआवजा किया है,
तो पहले तो ये पूरा करके दिखाए ना कि ये 700 बिलियन से 800 बिलियन कैसे पूरा करेंगे आप। अच्छा, दूसरा, ये 3 रेट्स क्यों हैं? एक रेट है 226 पे चल रहा है, दूसरा 235 पे चल रहा है और तीसरा 260 पे चल रहा है। उन्होंने कहा इसको ठीक करें, ठीक, फ्लोट करें। आप इस तरह नहीं करेंसी को मैनेज नहीं कर सकते। अच्छा, तो वो जो है वो चुप करके बैठे, वो कह रहे हैं जब तक ये तुम ठीक नहीं करोगे हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। अच्छा, आज इन्होंने उनको टेलीफोन करके कहा है कि हमें प्लीज, हमारी हालात जो हैं वो काफी बदहोश है, तो आप मदलूश है, तो आप जरा हमें भेज दें, हमारे जरा थोड़ा हाथ बटाएं। तो अच्छा। उन्होंने इनको क्या कहा। और मगर वो आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से उनका कहना था कि आपको तो बड़ी सपोर्ट हासिल हुई, पूरी कोशिशें फौज ने कर ली, जनरल बाजवा का भी नाम लिया, जबकि दूसरी तरफ हमें तो ये मालूम है और खान साहब भी कई दफा ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि आप जनरल बाजवा के पास गए और उनको बताया कि ये मईशत का हाल बुरा होगा अगर इस वक्त हुकूमत जो है वो बदली। तो क्या भरपूर हिमायत आपको वाकई हासिल थी फौज की, इदारों की? देखिए जी, फौज ने हमें, जाहिर है मैं तो 1 साल पहले आया था, लेकिन फौज ने इनको जो है FATF वगैरह में, और फिर जाहिर है कि जो कई जो लॉज पास हुए थे उसके बीच में, क्योंकि हमारी सेनेट में मेजॉरिटी नहीं होती थी तो उधर हेल्प किया उन्होंने। लेकिन फौज जो है वो, हमने खुद भी अपने आप को, जो हमारी, मैंने आपको बताया जो तरक्की हुई है, 5.74 और 6% की तरक्की हुई, और बाकी हर जगह से, वो फौज ने तो नहीं की ना, तो हमारी पॉलिसीज की वजह से हुई होगी। ऐसे फौज तो आगे जाके ये माशी तरक्की नहीं करवाती ना। तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा था कि हम अब एक ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं जो कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, और सुपर साइकिल के होते हुए भी हमने इसको संभाला हुआ है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के बीच में सुपर साइकिल आया हुआ है प्राइसेस का, तो अभी आप इसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा ना होने दें, क्योंकि उसके बाद मईशत गिर सकती है। अगर गिरना शुरू हुई तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो मैंने उस वक्त जो प्रेडिक्शन की, आपने 9 महीने में देखा कि वही हुआ कि वो संभालना इनके लिए मुश्किल हो गया। अच्छा, तो ये आपका पैगाम था जो आपकी आखिरी मुलाकात उस वक्त हुई जनरल बाजवा से? बिल्कुल। अच्छा तरीन साहब, ये जो डिफॉल्ट वाली बहस है तो और बैरूनी कर्जों वाली, जो डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपने भी शायद उनकी कुछ बयानात आपकी नजर से गुजरे होंगे। लास्टली उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से पैसे आने वाले हैं, IMF का 9वां और 10वां जायजा एक ही दौरे में जो है वो हो सकता है। तो आपको लगता है ये काम हुकूमत कर लेगी, हो जाएंगे? और उन्होंने एक मतलब फिर से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई का भी, क्योंकि महंगाई बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त, महंगाई का और कर्जों का दोनों का जिम्मेदार आपकी हुकूमत को ही करार दिया था। क्योंकि उन्होंने और क्या करना है? हमें जब 9 महीने गुजर गए, 12 महीने गुजर जाएंगे, मतलब 2 साल गुजर जाएंगे, हमें करार देंगे। मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट्स रख देता हूँ सामने। ठीक है। हमारे वक्त में महंगाई जो थी वो 12.2% थी, CPI और SPI 14%। ठीक। प्याज का रेट था 44 रुपए, आज 230 रुपए। ठीक है। हम करके गए। टमाटर का रेट था 80 रुपए, अब है 280 रुपए। क्या हम करके गए? जो हम लोग ने जो मार्केट के बीच में आटा बिक रहा था, वो बिक रहा था 65 रुपए, इसमें 1300 रुपए का जो है वो 20 वो बिक रहा था 20 किलो, और अब वो बिक रहा है आपका जो 10 किलो है वो 150 पे बिक रहा है। क्या ये हम करके गए यार? तो ये पॉइंट सिर्फ ये है कि इस किस्म की बातें करना कि जी महंगाई ये करके गए, ये तो इन्होंने खुद जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के, जो इनके जो प्रेडिसेसर थे मुफ्ती साहब, उन्होंने एक बेचैनी इन्होंने मार्केट में फैला दी थी, गलत फिगर्स दे के, उससे मार्केट एक बिदक गई और फिर इनके कंट्रोल में। ये तो एक हुआ। दूसरा आपने क्या कहा कि ये, दूसरा मैंने कहा ये हो जाएगा, ये जो बाहर से पैसे आने वाले चीन से, सऊदीया से, और फिर जो IMF का 9th और 10th रिव्यू है। देखिए 9th और 10th रिव्यू वगैरह जो है बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक। फिर आपको ये कहूंगा कि ये होनी चाहिए, बिकॉज के बगैर आपका इस वक्त गुजारा नहीं है। और वो जब होगा तो उससे ये है कि बाकी लोग भी आपको कुछ पैसे देंगे, आपके दोस्त तो मेरे ख्याल में पहले ही शायद पैसे दे दें,
जी। लेकिन ये मसला इसका ये है कि जब ये होगा भी सही तो भी आप, क्योंकि वो आप ऐसी कंडीशन रखेंगे कि महंगाई और ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगी, अगर नहीं होगा तो और ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ठीक है। इसलिए ये आप ना उगल सकते हैं इसको, ना निकल सकते। राइट, बहुत शुक्रिया शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वजीर खजाना। और ये जो बातें मईशत के हवाले से हो रही थी उन पर बात हो रही थी। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ स्टूडियोज के अंदर जो है वो मौजूद हैं, और अली मोहम्मद खान साहब साबिक वजीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी जो है वो हमें ज्वाइन कर गए थे, लेकिन अभी वो दोबारा कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। मैं नाज बलोच साहबा आपसे इस बहस का थोड़ा सा पहले मईशत पे बात कर लेते, फिर पंजाब वाली सूरत हाल पर बात करेंगे। ये आप लोगों के लिए जो पीडीएम का बयानिया था, मुआशी सूरत हाल में बेहतरी ना होना, उसके लिए डेंट नहीं है? क्योंकि पीडीएम का बयानिया ये था कि इमरान खान से मुआशी मामलात नहीं संभल रहे और हमारा आना इसलिए जरूरी है और हम आएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, कुछ हकाइक जो है वो ऐसे हैं कि अभी शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू, आप उनसे गुफ्तगू कर रहे थे इसी प्रोग्राम में। देखें, बात यह है कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी थी पीटीआई जिन्होंने कहा था कि हम 10,000 अरब कर्जजात जो है उसकी अदायगी करेंगे। ये था उनका इलेक्शन से पहले का वादा। लेकिन जब उनकी हुकूमत आई तो उसके बाद आपने देखा कि 20,000 अरब का मजीद कर्जा बोझ अवाम के ऊपर डालकर ये हुकूमत जो है ये रवाना हुई है। तो एक तो जो वादा खिलाफी इन्होंने खुद की, फिर ऊपर से जो इंटरेस्ट रेट आप उठा के देख लें, 13.5% पे इंटरेस्ट रेट ले जाके इन्होंने पूरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को तबाह किया पाकिस्तान की। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई की हुकूमत के होते हुए मनफी पे हमारी जो है जीडीपी गई। अच्छा। और -0.4 तक हमारी जीडीपी गई, जिसके असरात ये हुए कि 80 लाख से जायद लोग बेरोजगार हुए और 2 करोड़ से जायद लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। और मामलात जो है वो इस नहज पे पहुंचे कि अवाम के लिए महंगाई की सुनामी ये हुकूमत खड़ी करके, और उसके बाद जो है ये ऐसे पेचीदा हालात पैदा करके गई कि अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं, हम तो ये बात करते हैं कि जब पीटीआई को हुकूमत मिली तब क्या हालात थे और हमें किन हालात में हुकूमत मिली। जब पीटीआई को हुकूमत मिली 112 रुपए डॉलर की कदर थी। 2018 में डॉलर वाज 112। जब ये छोड़ के गए तो 189 पे डॉलर पहुंच चुका था। अब जब आप ऐसे अनसर्टेन हालात पैदा करेंगे तो उन चैलेंजेस को किस तरह से निपटा जा सकता है, ये कोई 1, 2, 3 महीने की कहानी नहीं है। ये 4 साल की जो तबाहकारियां पीटीआई मुआशी दिवालिया करने की कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी, तो उसको बेहतर डायरेक्शन में ले जाने के लिए काम हो रहा है। हमारे कर्जों की अदायगियां हो रही हैं। पीटीआई छोड़ के गई थी वहां पर फुल स्टॉप, कर्जों की अदायगियां शुरू हो चुकी हैं। हम कर्जों की अदायगियां कर रहे हैं। हाल ही में अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में तमाम चीजों को अवाम से शेयर किया है कि पाकिस्तान अपने कर्जों की अदायगियां भी कर रहा है और बेहतर कंडीशंस पैदा कर रहा है और आने वाला बजट अवाम के लिए एक बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि अभी गुफ्तगू हो रही थी, मुझे ताज्जुब होती है कि अवाम से कितना झूठ बोला जाता है। ये वही पीटीआई है जिनसे एलएनजी के मुआहदे तक नहीं हो रहे थे। आज ये बैठ के इदारों को बुरा भला कह रहे हैं और जो गुज़िश्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिस किस्म के अलकाबात से नवाज रहे, इनको तो थैंकफुल होना चाहिए था उनका। पूछे इनसे कि कतर के मुआहदे किसने जाके किए आपके लिए? आपसे तो मुआहदे नहीं हो पा रहे थे। आप खुद जाके फौज के पास जाते थे कि हमारे मुआहदे करवाए, सस्ते मुआहदे वो जाके आपके लिए करवाने की बात करते थे। सस्ती डीलें आपको मुआहदे करके गैस की देते थे, फिर भी आप में इतनी जुर्रत नहीं थी कि आप गैस इकट्ठे खरीद लें, बल्क में ले लें। अच्छा। आपने तो नुकसान दर नुकसान किया। आज ये बैठकर कहते हैं कि जी हम हुकूमत चला। आप ये अभी तो यही गुफ्तगू जो कर रहे थे, इनसे तो आपने पूछना था कि अच्छा। ये आईएमएफ की जब डील पाकिस्तान करने जा रहा था इनकी हुकूमत के जाने के बाद, तो क्यों इन्होंने मना किया? क्यों इन्होंने केपीके में इंस्ट्रक्शंस दी? क्यों इन्होंने पंजाब हुकूमत को इंस्ट्रक्शंस दिए? मगर तो 10 महीने बाद मैंने तो वही कहा ना कि इसके बाद मामलात में बेहतरी आ जानी चाहिए। तो अभी क्या मामलात बेहतरी की तरफ गामजन में? ये बात करने से आप अली भाई के पास जाइएगा। देखिए, जब पीटीआई को हुकूमत मिली तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान 24th इकोनॉमी था उस वक्त जब पीटीआई को हुकूमत मिली। अब जब ये छोड़ के गए तो तब तक पाकिस्तान की रेटिंग 47th इकोनॉमी, दैट मींस 100%। आगे भी अगले सेगमेंट में भी करते हैं बात, लेकिन पहले ये जो चीजें हैं, अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया।
ये बात जो आज और अभी नाज बलोच साहबा ने की, लेकिन आज सुबह ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी की, क्या ये बात दुरुस्त है कि पूरी कुव्वत के साथ आपको लाया गया और बिठाया गया और मदद दी गई, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ परफॉर्म नहीं कर सकी? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात है। शहबाज शरीफ साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि 8 महीने से हमें कोई मदद नहीं है, पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ क्यों है? देखें, अपनी परफॉर्मेंस आप बताएं। हमारे दौरे हुकूमत में आप महंगाई के खिलाफ निकले। अगर आप नहीं कर सकते थे तो आपको अवाम से मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए थी, और अगर आपको अंदाजा नहीं था तो इसका मतलब है कि आप इंतहाई इनकॉम्पिटेंट हैं कि हमें आप नाअहल होने का ताना देते थे, और खुद आपके बड़े भाई जो हैं 3 बार वजीर आजम रहे, खुद आप वजीर आला रहे, और आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने 3 बार उन्होंने भी हुकूमत बनाई है। आपको इतना नहीं पता था कि मुल्क को आगे चलाना कैसे? हम बहुत ही बुरे थे, बहुत नाअहल थे। एक काम कर लेते, 6 की जीडीपी पे छोड़ के गए थे, 7 पे ना लेके जाते, 6 पे रखते। डॉलर 179 पे छोड़ के गए थे, आप 150 120 पे ना लाते, उसी पे रखते। महंगाई 3 गुना बढ़ गई, अगर कम नहीं कर सकते थे उसी पे रखते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस लेवल पे थी उसी पे रखते। 17 अरब डॉलर का जो फॉरेन एक्स रिजर्व था हमारा, उसी पे आप रखते ना। 5.5 अरब पे क्यों आ गया है? लेकिन इसका मतलब है कि आप तैयार नहीं थे, आपके पास प्लान नहीं था। आपके पास एक प्लान था, आप पे करप्शन के केसेस बन रहे थे, नायब में आपके केसेस मैच्योर हो रहे थे। ये 2-3 तरह के मफादात इकट्ठे हुए हैं। बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट का मफाद ये था कि पाकिस्तान में ऐसी सियासी हुकूमत ना रहे जो उनके इशारों पे ना नाचे। उनको यहाँ अड्डे चाहिए, उनको यहाँ अपनी मर्जी के लोग चाहिए, उन्होंने यहाँ अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करानी है। जो आदमी उसकी राह में रोड़े अटकाएगा या वो फांसी चढ़ेगा या उसको गोली मारी जाएगी। इमरान खान साहब को मारी गई, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। भुट्टो साहब नहीं बच सके, वो मैं क्या कह सकता हूँ उस पर। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इनका तो इंटरेस्ट ये था ना कि इनके केसेस क्लियर हों, नायब से ये क्लियर हों, और किसी भी तरीके से इमरान खान इक़्तिदार से उतरे। वो उसमें ये कामयाब हो गए, केसेस इनके क्लियर हो गए, नायब बराए नाम रह गई है, अरबों रुपए के जो केसेस थे वो सारे क्लियर हो गए। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया नहीं किया, फलाना किया, तो आप मुझे ये बताएं IGI ने क्या किया था इन लोगों के साथ? बेनजीर साहिबा के खिलाफ उन्होंने क्या किया था? मैं तो इस पर हैरान हूं कि जरदारी साहब बैठ किस तरह गए उन लोगों के साथ जो जिन्होंने क्या नहीं किया, पीपल्स पार्टी के जो लीडर थे उनके साथ क्या नहीं किया। तो छोड़े इन चीजों को, अपनी परफॉर्मेंस बताएं आपने क्या किया। पाकिस्तानी आज जो है इस सर्दी में ना बिजली है ना गैस है, ना उनके पास पैसे देने हैं। आप मुझे बताएं ये लोग क्या करें? ये लोग क्या करें? बच्चों को खाना खिलाएं तो बिजली के गैस के पैसे नहीं है, अगर उसके पैसे देते हैं तो स्कूल के बच्चों की फीसें नहीं है। आप मुझे बताएं ये पाकिस्तानियों को आगे जाने का रास्ता बताएं ये शहबाज शरीफ साहब। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि वो अब बेहतरी जो है वो लेकर आ रहे हैं। मैं जरा इस पे बहस जरा जारी रखेंगे और फिर पंजाब मामला भी डिस्कस करना है। मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब पंजाब की सूरत हाल पर बात करनी है, लेकिन नाज साहबा आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, और उसमें साथ एक बात ये भी जोड़ लें कि IMF का मामला हो, डॉलर की कीमत हो, कर्जों का मामला हो, PDM का और खास तौर पर डार साहब का, क्योंकि जाहिर बात है आपका वो फेस ऑफ इकोनॉमी तो डार साहब ही हैं, उनका बड़ा दावा था कि वो तजर्बेकार हैं। तो फिर ये चीजें जो हैं वो फिर क्यों नहीं काबू के अंदर उस तरह से आ रही हैं जिस तरह से आनी चाहिए? देखिए, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एक केओस जो केओटिक हालत के अंदर जब हमें मईशत मिली, और जितनी इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमें जो जिस हालत के अंदर हमें मईशत मिली, उसको संभलने में डेफिनेटली एक चैलेंजिंग एक मामला था। लेकिन मैं ये भी साथ में बताती चलूँ रहमान कि आप जब कंपैरिजन करते हैं तो ये ना भूलें कि जब PTI को हुकूमत मिली तो बहुत अच्छे हालात में हुकूमत मिली। इनको जब हुकूमत मिली तो दहशत गर्दी के हालात
हालात भी नहीं थे। इनको जब हुकूमत मिली तो उस वक्त पाकिस्तान में सैलाब नहीं आया हुआ था। इस वक्त पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब मुतासरीन जो है वो इमदाद के लिए अब भी मुंतजिर है, क्योंकि $40 बिलियन का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ा। क्या इस चीज का तदारुक है? तो आपका ये आर्गुमेंट है कि माहौल ऐसा है कि जिसमें आपको परफॉर्म करने में मुश्किल आ रही है? नहीं जी, हम परफॉर्म कर रहे हैं, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो चैलेंजेस का सामना हमें है, उन चैलेंजेस का सामना पीटीआई को नहीं था। आप देखिए, पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी 2008 में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टोटल कर्जा जात वो 7,000 अरब थे। इन्होंने 20,000 अरब, जो दूसरों को चोर डाकू डकैत कहते हैं, तो होना ही चाहिए था इनको। इन्होंने तो वादा किया था कि हम 10,000 अरब कर्जा चुका देंगे। तो वो चुकाना क्या था, अदा क्या करना था आपने तो 20,000 अरब मजीद इंटरनल आपने जो है कर्जा जात ले लिए। तो आप आपका जवाब बताइए, क्या पीटीआई में से, वो तो बात ठीक है कि जितनी भी ये तनकीद उठा के कर लें, लेकिन मुझे बताइए, क्या पीटीआई में से किसी को आपने देखा सैलाब जदगान, सैलाब मुतासिरीन के पास कोई गया? किसी ने हमदर्दी का इजहार किया? किसी ने कोशिश की? आपने तो पूछा नहीं पलट के सैलाब मुतासिरीन को कि वो किस जवाब दे दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं जरा, पूरे शहर जो है वो पानी में आज़ेर आब आ गए, लेकिन आप में फिक्र होती तो आप नजर आते अवाम के दिन। मैं जरा पंजाब वाले मामले को भी अली भाई जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। क्या वज़ीर आला को मुश्किलात का सामना है एतमाद का वोट लेने में? ये जो इजलास हो रहे हैं, ये भी खबर आई कि इस्तीफे भी दिए जा सकते हैं, और खान साहब ने यह भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। तो ये क्यों तहरीक इंसाफ को ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, 11 तारीख को जो हाई कोर्ट में पेशी है, तो उसके बाद सिचुएशन मजीद क्लियर होगी। फिलहाल तो हमें एतमाद है, जो परवेज इलाही साहब ने बात की थी कि हम जो है ये अमानत है इमरान खान साहब की, और जब वो कहेंगे मैं इसको तोड़ूंगा असेंबली को। लेकिन ये जो दूसरी बात आपने की है कि इस्तीफे, तो वो एक ऑप्शन तो उन कार्ड्स है बहरहाल, और वो एक बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफे हो जाने हैं, और वो फिर अगर होंगे तो फिर ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली फिर वो भी तोड़ी जाएगी और मरकज से भी निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल में बेहतर तो ये है कि इस वक्त हुकूमत ही होश के नाखुन ले, और वो जो है जो अर्ली इलेक्शन है उस पर वो बैठे बात करे, और कोई आगे की मोडालिटीज डिस्कस हो, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त मईशत की ये लोग कर गए हैं, तो चाहे कुछ भी कहें, ऑन ग्राउंड सूरत हाल बड़ी खराब है आपकी इस वक्त मुल्क की। कि $5.5 अरब जो आपके पास पड़े हुए हैं, उनमें से 3 सऊदी अरब के हैं, 2 आपके चाइना के हैं। आप मुझे बताएं फिर हमारे पास क्या है? तो अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए जब पाकिस्तान मजीद मुश्किलात का शिकार हो। तो इसलिए इनको जरूरी है कि इस मसले से मुल्क को निकालने के लिए सियासतदानों के साथ बैठा जाए। असेंबलियां तोड़कर इन बहरानों को बढ़ा नहीं देंगे, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, और आपने कौमी असेंबली के इस्तीफों के लिए भी तो अदालत जाने का ऐलान कर रखा है। देखिए, इसके लिए जो इस्तीफों की बात है वो तो सिर्फ इसलिए है कि नया इलेक्शन जो है उसके लिए एक माहौल बनाया जाए और एक फोर्स किया जाए कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं। क्योंकि अगर इन्हीं से आपने चलाना है तो जो ठीक ठाक फलती फूलती एक मईशत थी उसकी जो हालत ये लोग कर गए हैं, चाहे कुछ भी कहें। 6 की GDP पे जाता हुआ मुल्क अगर अब मनफी में चला गया है तो इसके जिम्मेदार तो वही हैं जो लोग हुकूमत में हैं। तो अगर इनके हाथ आपने मजीद 6-7 महीने इसको छोड़ दिया तो क्या आने वाले जो भी होंगे, क्या ये उनसे इंसाफ होगा कि हम देख रहे हैं कि मुल्क इनके हाथों माशी तौर पर तबाही की तरफ जा रहा है। सिर्फ माशी नहीं, जो आपकी फॉरेन अफेयर्स की नाकामी है कि एक तरफ इमरान खान साहब की हुकूमत और शाह महमूद कुरैशी साहब की फॉरेन मिनिस्ट्री, कि आपके हालात तमाम गिरदो नवा सवाए हिंदुस्तान के सबसे बेहतर हो रहे थे। हिंदुस्तान को ज़ाहिर कश्मीर वाला इशू है, अफगानिस्तान के लिए 2 हमने कॉन्फ्रेंसेस की, कोई आपके टेररिस्ट अटैक्स बंद हो गए थे और अमन आ रहा था, और ये पूरे सबके मफाद में था। आज वही काबुल के साथ आपके जो मामलात हैं, जो बिलावल साहब जिस तरीके से चला रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अमन बात हो ही नहीं सकती उनसे। और भाई उनके लिए आपकी रियासत और आपकी हुकूमत 2 इंटरनेशनल इस्लामिक उम्मा की कॉन्फ्रेंसें कर चुकी है। अमन बहाली थी और उसके साथ साथ जो डायलॉग हुआ, जो अमेरिका को जब वहां से वो निकले पीसफुली, अब बगैर कोई खाना जंगी हुए और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रेशर लिए हुए वो जब निकले हैं और एक पीसफुल ट्रांजिशन हुई है, वो आपकी कामयाबी है
किस तरह आप इससे पीछे हट सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि जनाब हमारा उनसे कोई काम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, आपने फॉरेन अफेयर्स में अपना काम है। अच्छा। अफगानिस्तान के साथ आपके हालात खराब हो रहे हैं, आप इस्लामाबाद तक दहशतगर्दी पहुंच गई है, ना आपसे मुल्क चल रहा है, ना मईशत चल रही है, फॉरेन अफेयर्स आपकी तबाही का शिकार है। आप मुझे बताएं आपसे चल क्या रहा है, सवाए इसके कि नैब को आपने चलता किया। ठीक है, मैं ये सवाल क्योंकि इन्होंने फॉरेन अफेयर्स की बात की और मिनिस्टर आज पीपल्स पार्टी के हैं, नाज बलोच साहब से जरा मैं पूछता हूँ, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात तो पंजाब की हो रही थी, लेकिन जिक्र छिड़ गया खारजा अमूर का। नाज बलोच साहब, जो गुफ्तगू अली मोहम्मद साहब ने की, क्या वाकई खारजा अमूर के हालात हमारे इतने ख़राब हैं? मुझे लगता है मेरे भाई अली मोहम्मद ख़ान साहब जो है वो खारजा उमूर पे शायद गहरी नज़र नहीं रखते, या वो सच और हक़ाइक़ जो है वो देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जिस हालत के अंदर ये छोड़ के गए थे खारजा उमूर को, तो इनको याद होना चाहिए। बल्कि मैं समझती हूँ कि बड़े अफसोस की बात है जो साइफर का झूठा ढोंग रचाया गया एक मुल्क के साथ जो है पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुँचाने के लिए, जितना झूठ अपनी ज़ात के लिए, अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी के लिए साइफर का ढोंग रचाया गया और झूठ बोलकर इख्तिलाफात पैदा करने की जो साजिश इन्होंने की, उसके बाद उन हालात को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बेहतरी की तरफ लेकर गए और जिस आइसोलेशन में पाकिस्तान को धकेल के पीटीआई गई थी, उस आइसोलेशन के को तोड़ते हुए बाहर निकलकर पाकिस्तान को बेहतर फ्रेंडली ममालिक के साथ फ्रेंडली हालात पैदा करने के लिए जो बिलावल भुट्टो साहब ने कोशिशें की हैं और जो कर रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन सी पैक को लेकर और चाइना को लेकर जितना नुकसान पीटीआई की गवर्नमेंट ने पहुंचाया था, आज उस तमाम नुकसान को पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते हुए चाइना के साथ बेहतर हालात पैदा करने के लिए जो कोशिशें बिलावल भुट्टो साहब ने की है वो अप्रिशिएट करने की बात है। लेकिन ये वो बातें ना सुनना चाहते हैं ना ये करना चाहते हैं। फिर इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को आप उठा के देख लें, क्लाइमेट चेंज से लेकर जो कॉप में लॉस एंड डैमेज का जो फंड है वो पॉलिसी में ऐड करने में बिलावल भुट्टो साहब ने जो कलीदी किरदार अदा किया, जो यूनाइटेड नेशन में जाके पाकिस्तान की जो असल सूरत हाल है वो दुनिया को बताने के लिए जो उन्होंने जदोजहद की है, मैं समझती हूँ कि एक कम अरसे में एक यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने जिस तेजी से पाकिस्तान को एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग की है उसको अप्रिशिएट करना बनता है। उसके ऊपर तो मेरे भाई अली मोहम्मद शायद पीछे तारीफें करते हो, लेकिन मीडिया के सामने आके ऐसी बातें करना उनका मैं समझती हूँ कि अपनी पार्टी के सामने भी तो जाहिर है उन्होंने तारीफें करते हैं, नहीं कर रहे। लेकिन ब्रीफली मुझे ये बता दें पंजाब वाले सूरत हाल पर, अभी आज उन्होंने कहा है कि उनके खान साहब ने भी बल्कि बात की कि उनके लोगों को खरीदा जा रहा है। कुछ दिन पहले यही इल्जाम आपके जो सिंध के मिनिस्टर्स थे उनके ऊपर जो वो लगा था, तो क्यों ये इल्जामात सिंध के वज़रा पे, सीनियर वज़रा पर लग रहे हैं कि वो लाहौर में वोट खरीद रहे हैं एतमाद के वोट? देखिए मुझे तो अफसोस इस बात पे होता है कि जब कौमी असेंबली में जब अदम एतमाद के मौके पे इन्होंने अपने ही इस वक्त के पीटीआई के जो मुनरिफ अराकीन थे उसमें जो खवातीन भी थी जिन्होंने बाद में आके लाइव टॉक शोज में आके कस्में खाई और कस्में उठाई कि उन्होंने ना कोई किसी से एक रुपया लिया, ना उन्होंने कोई कमिटमेंट किसी से की, उन्होंने अपनी जमीर की आवाज सुनी और वो इनसे अलहदा हो गए, लेकिन उन्होंने उन पे करप्शन के झूठे इल्जामात लगाए। इसी तरीके से ये अब दोबारा अपने इल्जामात लगाने की जो एक मुहिम कर रहे हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं, ये करते रहे अपना शौक पूरा। तो आप ये कह रही हैं कि ये इल्जामात हैं। मैं जरा अली मोहम्मद साहब से पूछूं, नहीं जरा मेरे पास टाइम क्योंकि कम है। असेंबली में ये इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें जब इनके मेंबरान आके स्पीकर साहब को कहते हैं कि जी हमारे इस्तीफे कबूल ना करें क्योंकि हमारी अली भाई नहीं है। आपका क्योंकि इस्तीफा तो मंजूर भी हो चुका, उस पर अब दोबारा इलेक्शन भी हो गया, लेकिन ये जो काफ लीग के साथ मामलात आपको लगता है इसी तरह से चलेंगे? क्योंकि ये जो बयानात आ रहे हैं और जहां पर ये सब बातें हो रही हैं, तो क्या राय मुख्तलिफ हो सकती है काफ लीग के दरमियान और पीटीआई के दरमियान ये ऐसे एक अहम इशू के ऊपर के असेंबली तोड़नी है या नहीं तोड़नी? देखिए एक बात करते हुए आपको जवाब देता हूँ, जो बिलावल साहब की तारीफें की उनको करनी चाहिए, इनके जमात के लीडर हैं। मैं तो पता नहीं पीठ पीछे क्या उनकी तारीफ की है जो उन तक पहुंची है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी तरक्की बिलावल साहब की जमात ने पीपल्स पार्टी को दी है, तो उसकी तस्वीर आपने इस हफ्ते देख ली है। जो बच्चों के साथ की पिक्चर आई है कि 15-20 साल हुकूमत करने के बाद ही आपने हालत की है सिंध के लोगों के बच्चों की, सिंधियों के बच्चों की हालत है कि ना पैरों में जूते हैं ना कुछ है। और दूसरा वो अफगानिस्तान जिसके साथ हम फॉरेन अफेयर्स में इतनी कामयाबी से जा रहे थे
कि अशरफ गनी साहब का वो जमाना कि पाकिस्तान के खिलाफ एक इंडियन लॉबी हर वक्त बरसर पैकार थी, और फिर वो जमाना आ गया कि हिंदुस्तान को वहां अड्डे देने का की कुछ जगह उनको नहीं मिलती थी, और उनको क्लियरली बता दिया गया कि अफगान सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ यूज नहीं होगी। 2 इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंसेज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने की। अगर ये कामयाबी नहीं है तो पता नहीं और कामयाबी क्या होगी। जहां तक परवेज इलाही साहब का ताल्लुक है, देखें परवेज इलाही साहब ने वादा किया है खान साहब से कि वो इस्तीफा वो जो है असेंबली जो वो तोड़ेंगे। अगर वो वक्त आता है और वो नहीं तोड़ते, उसके बाद हम अपना जो भी कंटिजेंसी प्लान है, हमेशा बड़ी जमातों के पास, सियासतदानों के पास अल्टरनेटिव होता है, वो हम करेंगे। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपके पास है कि आप इस्तीफा देके बाहर जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और जो बात हुई है वो कमिटमेंट है वो पूरी होगी। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थी। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमने बात की एक तो मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, मुआशी चैलेंजेस हैं, जिस तरह से हुकूमत साबिका हुकूमत को इन जो है वो मुश्किलात का बहरानों का जिम्मेदार करार दे रही है, तो उस पर हमने बात की। और जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन हमारे साथ मौजूद है। और फिर उसके बाद पंजाब का जो मामला है कि पंजाब में एतमाद का वोट लेने में क्या परवेज इलाही को मुश्किलात का सामना है या नहीं, उस पर हमने बात की। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थी, अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबिक वज़ीर ममलिकत हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।